नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस पे। मैं प्रसन्ना आज आपके सामने लेकर आई हूँ लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बिल्कुल लेटेस्ट 2022 के एडिशन का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। इस चैप्टर का नाम था लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी। पार्ट 1 हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से कंप्लीट किया था और उस पे आपकी ह्यूज डिमांड पे मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ और कोशिश रहेगी कि इस सीरीज को फटाफट से कंप्लीट कराऊं। तो आप भी फटाफट से सब्सक्राइब करें, सेशन को अभी से लाइक कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले, इसलिए आप प्रॉपर सब्सक्राइब वगैरह कर लें। अब देखिए पार्ट 1 के अंदर हमने बहुत सारी जो केस स्टडीज थी उनको तो डिस्कस किया ही था, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीएस 4 एथिक्स के पेपर में कि किस तरह से आप केस स्टडी को टच करोगे, सॉल्व कैसे करोगे। ये केस स्टडीज को मैंने बताया आपको पार्ट 1 के अंदर किस तरह से उसको सोल्यूशन होगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो हम समझेंगे ना वो केस स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, कुछ स्ट्रेंथ को, कुछ लिमिटेशंस को समझेंगे। साथ में केस स्टडी की जो केस बेस्ड स्टडी होती है उसकी स्टार्टिंग को समझेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक चीज वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। देखिए केस स्टडी के मॉडल के माध्यम से जो समझा जाता है चीजों को, ये बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे मानो आगे हमने थ्योरी में तो बहुत चीजों को पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाए तो आप किस तरह से उसको डील करोगे। तो इस वजह से केस स्टडीज को हमारे सामने रखा जाता है और केस स्टडीज जो होती है ना वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके समझ के होती हैं। अब ये इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किसी एक सिंगल इंसान का, ग्रुप का, इवेंट का या कम्युनिटी का, किसी भी तरह का हो सकता है। टिपिकली होता क्या है कि जो इसके अंदर डेटा लिया जाता है ना, इसे अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग मेथड्स का यूज करके। अच्छा मैडम, मेथड्स क्या होते हैं जिनसे हम इस केस स्टडी को तैयार करते हैं? तो देखिए उसमें ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज, किसी भी माध्यम से यहाँ पे केस स्टडीज के लिए अलग अलग जगहों से डेटा लिया, एक केस स्टडी को तैयार किया, जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया बहुत अच्छे से और हमने चैप्टर 1 में भी बहुत खूबसूरती से समझा। और उसके बाद सामने आपके सिचुएशन को रख दिया कि बताओ भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे। तो एक चीज यहाँ पे समझिए कुछ भी शुरू करने से पहले, स्टार्टिंग ऑफ केस बेस स्टडी के बारे में। देखिए जो केस स्टडी की जो रिसर्च मेथड होता है ना, इसकी शुरुआत हुई क्लिनिकल मेडिसिन से। मतलब एक ऐसी केस स्टडी दैट इज कि पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री को लेके, मतलब आज जो हम एथिक्स के पेपर में इस केस स्टडी को पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो ये केस स्टडी ऐसा हमेशा से इस तरह से नहीं थी। जो इसकी शुरुआत हुई थी केस स्टडी की जो शुरुआत हुई थी वो अचानक से ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिन से, है ना। और साइकोलॉजी के अंदर केस स्टडी को जो है वो ऑफन सिर्फ एक पर्टिकुलर, एक सिंगल इंडिविजुअल तक ही सीमित किया जाता था कि उस इंडिविजुअल की क्या मानसिकता है, क्या मेडिसिन चल रही है, मतलब जो भी उससे रिलेटेड, उसकी पास्ट लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड ही जो है इसको सीमित रखते हैं साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है किसी इंडिविजुअल की? तो इंफॉर्मेशन उस समय भाई बायोग्राफिकल या फिर उस मनुष्य के, उस व्यक्ति के जीवन में क्या बीता है, उसके पास्ट, है ना, रेट्रोस्पेक्टिव, एज वेल एज जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि करेंटली हो रहे हैं उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में, सिर्फ वहीं तक ही केस स्टडी सीमित हुआ करती थी, ठीक। अब देखिए केस स्टडी की बात करें तो क्या आपके दिमाग में ये आता है कि केस स्टडी किसी तरह का रिसर्च करने का तरीका है, कोई रिसर्च मेथड है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि रिसर्चर्स तरीकों को सेलेक्ट करते हैं जिनके माध्यम से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, प्रॉपर एनालाइज किया जाता है और उसके बाद एक ऐसा मटेरियल बन के तैयार होता है जो केस स्टडी को बनाने में सहायक होता है, मददगार होता है। तो ये बहुत ही साफ कर देता है, क्लियर कर देता है कि केस स्टडी जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसे यूज करा जाता है किसी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, किसी थेरेपिस्ट के द्वारा या
साइक्रेट्रिक के द्वारा, जो आपके दिमाग को समझता है, किसी इंसान को कोई पर्टिकुलर, जैसे साइक्रेटिस्ट क्या है, इनके अंदर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, थेरेपिस्ट हो, तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला बंदा ही इसमें समझता है, जानता है और इन तरीकों का उपयोग करता है एक प्रॉपर केस स्टडी को बनाने में। अब ये तो बात करी कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और कैसे शुरुआत हुई केस स्टडी की, जैसे मैंने बताया आपको। अब आप कहेंगे कि मैम हम जीएस फॉर यूपीएससी में लिखने बैठ गए हैं पेपर के अंदर, तो हुआ क्या होगा? तो हुआ ये कि वक्त के साथ साथ केस स्टडी की जो ये बेस टेस्टिंग थी, इन्होंने साइकोलॉजी तक सीमित नहीं रखा खुद को। अब इस टेक्निक का यूज बहुत सारी और फील्ड्स में होने लगा, जैसे गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब देखिए तो बहुत सारे केस स्टडी पे बेस्ड टेस्टिंग की शुरुआत हुई और इसलिए अब ये यूपीएससी ने फोकस करना शुरू कर दिया इस तरह के क्वेश्चंस पे। आप समझे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ आज है। आइए अब समझते हैं थोड़ा स्ट्रेंथ को केस स्टडी के। देखिए, ये पहली चीज तो इसकी एक अच्छाई ये है, मजबूती ये है कि एक डिटेल्ड, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दूसरी बात कि इनसाइट है फर्दर रिसर्च का, एक उम्मीद जगाती है कि भाई आगे जो है और इस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड जो भी इसके बारे में केस स्टडी है, उसमें आगे फर्दर और रिसर्च का भी स्कोप है। तीसरा कि ये इन्वेस्टिगेशन को भी अलाउ करती है ऑफ अदरवाइज इम्प्रैक्टिकल या अनएथिकल सिचुएशन में। तो अब केस स्टडी जो होती है ना, केस स्टडी रिसर्चर को ये कहती है कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टॉपिक को और डिटेल से कर सकते हैं देन माइट बी पॉसिबल इफ दे वर ट्राइंग टू डील विद अ लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट। एम ये है कि हम एक एवरेज चीज निकालें। अब इस चीज को हम किताबी भाषा में समझ रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि देखिए, जो केस स्टडीज होती है ना, उससे रिसर्चर्स को ये एक मौका देती हैं कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके अच्छे से इन डेप्थ एनालाइज करिए, उसको, इसको समझिए, ताकि जब उसको हम बहुत सारे लोगों पे उस पे चेक करें तो एक एवरेज चीज निकल के आए। सपोज करो इस तरह से, हमने आपने सुना होगा कि भाई एक सपोज करो कुछ भी है कि इंसान को अगर 2 बार प्यार से बोलो काम ना करे और फिर चिल्ला दो तो वो गुस्सा हो जाता है। ये इस बात पे किसी ने प्रॉपर स्टडी करी और इसको और डिटेल से पढ़ता गया और इसके साथ एक भारी मात्रा पे जब इस पे रिसर्च होगा तो देखा जाएगा कि ऑन एन एवरेज कितने लोग ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, आप एवरेज समझ रहे हो, तो एवरेज निकालने में काफी मदद होगी। और चूंकि इन डेप्थ अलग अलग तरह से इसकी मल्टी साइडेड अप्रोच है केस स्टडी की, तो इससे क्या होता है ना कि इंसान की जो थिंकिंग है, उसका बिहेवियर जो है, ये सारा कुछ सामने लेकर आता है ना। दैट वुड बी अनएथिकल या इम्प्रैक्टिकल होगा अगर हम किसी और तरीके से पढ़ेंगे, तो इसलिए इससे काफी मदद मिलती है। तो ये तो हो गई अच्छा ही है। अब कुछ लिमिटेशंस की भी तो बात आती है ना बीच में, तो क्या दिक्कतें हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि पहला, आप किसी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते बड़ी या वाइडर पॉपुलेशन पे। सपोज किसी की थिंकिंग, किसी का सोचने का तरीका, किसी का बिहेवियर पैटर्न कुछ अलग तरह से है और उसी को ही आप थोप नहीं सकते कि भाई इतने सारे, मतलब 1 करोड़ इंडिविजुअल में सिमिलैरिटी इतनी नहीं देखने को मिलेगी कि आप 1 करोड़ के साथ सेम पैटर्न को फॉलो कर दो। दूसरी बात कि रिसर्चर के खुद की भी तो फीलिंग होती है ना। अब देखो, इसे बोलते हैं रिसर्चर बायस। जैसे कि मान लो कि टीचर है, क्लास के अंदर पढ़ा रही है, तो जो टीचर क्लास के अंदर पढ़ाती है दोस्तों, अगर उसका कोई फेवरेट बच्चा गलती भी कर रहा है तो वो उसको एक बार अपने तरीके से डील करके माफ करने की कोशिश करती है। सेम तरह से ऐसे समझिए कि जो रिसर्चर है, जो केस स्टडी को कर रहे हैं, इनकी खुद की भी तो एक सोच होगी ना किसी चीज को लेके। पढ़ना मान लो न्यूट्रल नहीं हुआ तो वो केस स्टडी जो वो कर रहे हैं वो एक तरफ उनकी सोच के हिसाब से, उनकी सब्जेक्टिव फीलिंग के हिसाब से झुकेगी और इसी इन्फ्लुएंस को कहते हैं रिसर्चर बायस। तीसरा कि उस तरह की सेम चीज को रेप्लिकेट करना मुश्किल है और चौथा काफी टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त बहुत लगता है। अब देखिए, क्योंकि केस स्टडी जो है सिर्फ एक पर्सन या किसी इवेंट या ग्रुप के साथ ही डील करती है, तो हम कभी इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते कि जो भी एंड
कंक्लूजन निकाला जा रहा है एक पर्टिकुलर केस से, वो कहीं और अप्लाई हो सकता है। हाँ, अब एक की सिचुएशन इस तरह की है, तो सेम चीज़ अगर हम देखें तो क्या हम उस चीज़ को किसी और के साथ अप्लाई कर सकते हैं जो सोल्यूशन हमने इसके साथ निकाला था? हो सकता है नहीं भी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की सिचुएशन, एक व्यक्ति की चीज़ों से या किसी घटना से ही सीमित हो, क्या पता? तो जो स्टडी के रिजल्ट्स होते हैं, वो जो होते हैं ना, वो जनरलाइजेबल नहीं होते, है ना, कि वो सब पे आप लागू नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ना कि जिस केस का हमने इन्वेस्टिगेशन करा है वो किसी बड़े लेवल पे, वाइडर बॉडी पे, एक सिमिलर इंस्टेंस पे एप्लीकेबल हो भी सकता है या नहीं। अब देखिए, बहुत सारा इसके अंदर एक ये भी दिक्कत है कि ऑब्जर्वर बायस की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। कि दैट इट कुड बी दैट द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है कि उसकी जो साइकोलॉजिस्ट है या जो व्यक्ति जो रिसर्च कर रहा है उसकी क्या ओपिनियन है उस पे। अब इंडिया के अंदर देख रहे हैं, है ना, कि इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी से एक मैच्योर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ा, बहुत इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, और प्रेशर भी था, पुल भी थे, पब्लिक सर्वेंट के सामने बहुत कुछ है। ऐसी कंट्री में काम करने के लिए उसे बहुत ही स्थिर और न्यूट्रल और समझदार होना पड़ेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जो लिमिटेशंस हैं, है ना, जो ये डिसएडवांटेज कह लो या जो इसकी दिक्कतें कह लो, इस थ्योरेटिकल पेडागोगी की से थोड़ा हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो यूपीएससी ने इसीलिए डिसाइड करा कि हम चलो भाई अब इसकी तरफ बढ़ते हैं और केस स्टडीज को अपने में यहाँ पे इतनी महत्वता देते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको और चीजें समझाती हूँ। दोस्तों, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए? अब देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल की करो, कि एक डंडा ले लिया सबको हाँक रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं चलेगा। हाँ, कोई सिंगल अप्रोच नहीं है हर एक केस स्टडी को हैंडल करने के लिए। बट हाँ, कुछ कॉमन तरीके ऐसे हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जिन तरीकों को रिकमेंड किया जाता है किसी भी केस स्टडी को यहाँ पे टैकल करने के लिए। देखिए दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सारे केसेस जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स के आसपास घूम रहे होते हैं, है ना, और ये कॉन्सेप्ट है अपना एथिक्स का। चाहे एथिक्स के साथ डायरेक्टली ये जो है वो घूम रहे हैं उसके आसपास, या किसी तरीके से इससे जुड़े हों। इसलिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो ना, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें एथिक्स के कॉन्सेप्ट की होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें थोड़ा मतलब इससे जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है एथिक्स के कॉन्सेप्ट से, अगर हमें सही तरीके से केस स्टडी को सॉल्व करना है। अब जो एथिकल कॉन्सेप्ट होंगे, थ्योरीज होंगी, ये हमें मदद करेंगी ऐसी केस स्टडीज को सॉल्व करने में एक अच्छी अप्रोच के साथ, एक सही अप्रोच के साथ। एक आइडियल अप्रोच जो होती है सॉल्व करने के लिए केस स्टडीज को, वो डायरेक्ट करती है टू फॉलो अ बैलेंस्ड अप्रोच, कि एक बैलेंस अप्रोच जो है वो फॉलो करी जाए। आइए थोड़ा समझते हैं, कुछ कॉमन स्टेजेस बताती हूँ आपको जिसके माध्यम से आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो अच्छे से सोच समझ के केस स्टडी को पढ़ो, केस को अच्छे से समझो। उसके बाद सबसे पहले इश्यूज का पता लगाओ कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स का पता लगाओ केस के अंदर, उन प्रॉब्लम्स को किनारे कर लो। उसके बाद ये देखो आप कि व्हाट इज टू एड्रेस, ठीक है, हमें किससे रेफरेंस से बात करनी है, हमें किसे एड्रेस करना है। चौथी बात, कि जो भी उस केस के अंदर फैक्ट्स दिए हुए हैं उन सबको आप किनारे कर लो, अलग कर लो बिल्कुल। अब आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस करने हैं उनमें से, कि आपके पास क्या क्या तरीके हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब कहते हैं ना हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, तो ऐसे ही ऑल्टरनेटिव जो आपने अलग करे उनमें से हर एक ऑल्टरनेटिव को समझो कि इसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, इसके क्या हो सकते हैं। सपोज आपने 2 3 4 अलग किए, सबको गौर से समझो और उसके बाद फाइनली एग्जीक्यूट करो और चीजों को सॉल्व करो। बट दोस्तों, जो रियल लाइफ में चीजें होती हैं या कोई भी रियल लाइफ पे बेस्ड जो केस स्टडी होगी, उसमें सिविल सर्वेंट हो या जो भी काम कर रहा है, जो भी एक्टर हो केस स्टडी में, वो एक एक रेलिवेंट तरीके से, आप ऐसा नहीं कर सकते हाइपोथेटिकल चीजें, आप एक सही रेलिवेंट एक लॉ के दायरे में रहते हुए एक वायबल ऑल्टरनेटिव को लेंगे जो सिचुएशन है आपको उसे डील करने के लिए। अब हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से। पहली बात, केस को अच्छे से पढ़ो, मतलब
पहली बार में तो आपको जो भी केस दिया है उसे समझना होगा। उसके अंदर आपको 2 चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना होगा। हुँ? कि भाई केस एक्चुअली में किससे रिलेटेड है ना? आपको समझना होगा। केस स्टडी में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज़ द केस ऑल अबाउट? ये केस है क्या? एंड दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं? सिचुएशन जो भी दी गई है केस के अंदर, वो एक्चुअली में क्या है? इसलिए आपको केस अच्छे से समझना है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि आपको इश्यूज और प्रॉब्लम्स का पता लगाना है केस के अंदर। देखिए, उसके बाद आपने पता लगाया इश्यूज का, प्रॉब्लम्स का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है इस शुरुआत में समझना कि क्या यहाँ पे कोई एथिकल इशू देखने को मिल रहा है सिचुएशन में। अगर प्रॉब्लम्स डायरेक्टली दी गई हैं केस के अंदर, तब प्रॉब्लम्स को आपको अच्छी तरीके से अलग करना है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना? दैट व्हाट इज द एक्चुअल डिमांड, क्या चाहता है आपसे केस जो है, वो आपसे क्या चाहता है आपको समझना है। अदरवाइज बहुत सारे केसेस जो हैं, इनकी कुछ छुपी दिक्कतें होती हैं, रिलेटेड होती हैं, एंड उन दिक्कतों को आपको सामने निकालना होगा। कुछ इनडायरेक्ट तरीके से दिक्कतें हैं, आपको उसका पता लगा के सामने लाना होगा। तो प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से निकालना बाहर, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, एंड क्या चीज़ आपको चाहिए है ना, एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस इन द केस, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई व्हाट इज टू एड्रेस। अब क्या है, आपने जब प्रॉब्लम का एक बार पता लगा लिया केस के अंदर, तो हमें ये पता लगाना होगा कि कौन सी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। अब फोकस आपका क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हो रहा है जिसे पूछा गया है एक पर्टिकुलर केस के अंदर। उस अब आपने एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता लगाया। अब क्या हो रहा है कि आपको फिर से पढ़ना है पूरा, है ना? आपको केस को फिर से पढ़ना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब हम क्या करें और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई केस है, आपने केस को पढ़ा, उसके बाद आपने उसके अंदर इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका पता लगाया, और अब आपने ये देखा कि केस की डिमांड क्या है, केस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। हो सकता है 2-4 प्रॉब्लम हो, लेकिन केस क्या आपसे डिमांड करता है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अब उस नजरिए से देखा कि हमें सॉल्व करना है। अब क्या किया, अब आपको जो केस के अंदर फैक्ट्स दिए हैं, आपको उनको अलग करना है। जब आप केस को पढ़ रहे होंगे दूसरी बार, तो जो फैक्ट दिए होंगे केस के अंदर आपको अलग करने हैं, और आखिरकार किन किन चीज़ों की, भाई उन्हीं फैक्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप सॉल्व कर रहे होंगे या आंसर को लिख रहे होंगे उस पर्टिकुलर केस के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि स्टेक होल्डर्स, ये सब हम बता चुके हैं लोग कौन होते हैं, ठीक है? तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो स्टेक होल्डर्स कौन है? जैसे सिविल सर्वेंट हो गए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, सरकार हो गई, सिटीजन्स हो गए, सोसाइटी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टेक होल्डर्स कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात कि जो भी इशू है उससे सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा, किससे सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट होगा। लाइक मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई केस है, तो भाई किसी भी कंपनी की फीमेल एम्प्लॉय होंगी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा ना। ऐसे आपको पता लगाना है। तीसरी बात कि क्या वजह है, मतलब क्या कॉज एंड इफेक्ट है फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। चौथी बात कि व्हाट इज डिलेमा इन्वॉल्व। अब जैसे केसेस मैंने आपको कराए हैं चैप्टर 1 में भी और पार्ट 1 में भी, तो हमने ये चीज देखी है कि आखिरकार क्या गफलत है। अब फंसा है इंसान बीच में कि ये करें कि ये करें, तो क्या डिलेमा है, आपको इसका पता लगाना है। उसके बाद आपको पता लगाना है कि विक्टिम कौन है, एंड कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्शन रिक्वायर्ड। जो भी भाई अब कदम उठाना है, अब रिस्पॉन्स करना है ना, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन विक्टिम है, ये समझना है। अब व्हाट इज लार्जर मैसेज द गिवन केस वांट टू कन्वे। अब कोई भी केस होता है ना, तो एक ये बड़ा मैसेज देता है, तो क्या मैसेज देना चाहता है वो केस, वो आपको समझना है। और क्या दिक्कतें हैं या क्या आगे उम्मीदें हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास इस सिचुएशन के अंदर, तो ये आपको इनडायरेक्टली सब देखने को मिलेंगी। तो आपको हर फैक्ट किनारे कर लेना है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव्स निकालने हैं।
कि भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सारी दिक्कतें समझ में आ गई, स्टेक होल्डर्स समझ में आ गए, सब समझ में आ गया। अब आपको सोल्यूशन आपके पास आए हैं तो क्या क्या आप कर सकते हो। ये सिर्फ माइंड का गेम है, समझिएगा। इसे लिखिएगा नहीं, रफ में भले लिख लीजिएगा, लिखिएगा नहीं डायरेक्टली। हाँ, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं आपको अलग लिख लेना है। और आप किस में, अब ऑल्टरनेटिव आपने पता लगा लिया कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है इसको करने की, वो भी आपको लिख लेना है। और जो ऑल्टरनेटिव आपने निकाले ना, ये नहीं कि हवा में तीरंबाजी कर रहे हैं आप, ये ऑल्टरनेटिव जो हो वो रियलिस्टिक होने चाहिए, इसको आप प्रैक्टिकल कर पाए। साथ में जो भी आपने ऑल्टरनेटिव निकाले हैं, ये सोल्यूशन होने चाहिए केस का, जो केस दिया हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि सेम प्रॉब्लम और आगे बढ़ गई है, उसका भी एक ऑल्टरनेटिव निकल रहा है, उसका भी निकल रहा है, ऐसा नहीं। सीधा सीधा फाइनल फाइनल होना चाहिए। अब आपको जो आपने ऑल्टरनेटिव निकाले हैं, उनमें से आपको अच्छे से इवैल्यूएट करना है, हर एक ऑल्टरनेटिव को समझना है और फाइनली चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। अब थ्योरी हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया एथिक्स के, अब इनका यहाँ पे काम आएगा। जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपने निकाले इनको समझिए, हर एक ऑल्टरनेटिव को सिचुएशन पे रखिए कि भैया ये एथिक के हिसाब से सही है, एथिकल है ना, और किस हिसाब से जो एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या उसके हिसाब से ये एक्सेप्ट हो रहे हैं। हर तरीके को अपनाइए, है ना, कि क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है पूरे ऑल्टरनेटिव के, और सबसे ज़्यादा जो सही लगे उसे आप उठाइए। हर ऑल्टरनेटिव को अच्छे से समझिए, एनालाइज करिए, और फाइनली आप जो भी आपको कदम उठाना है केस स्टडी के हिसाब से आपको इस तरह से लिखना है। सबसे जो अप्रोप्रिएट सही ऑल्टरनेटिव मिलेगा, उसके भी कुछ ड्रॉबैक जरूर होंगे, क्योंकि जहां गुलाब होता है तो गुलाब में कांटे भी होते हैं, तो आपको सब कुछ समझना है ना। अब प्रैक्टिकली ये बात तो इम्पॉसिबल है कि कोई ऐसी आइडियल सिचुएशन हो जाए, है ना, कि भाई ये सोल्यूशन बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको दिक्कतें जो भी आएंगी, लेकिन उन सारे ऑल्टरनेटिव में सबसे बेस्ट वाला आपको निकालना है। समझ गए? आइए अब देखते हैं कि केस स्टडी के अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, स्टेक होल्डर जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो पता लगाने का जो पूरा प्रोसेस है, कौन कौन इन्वॉल्व है, ये कई स्टेजेस में आपको पता चलता है। इस प्रोसेस में एक इंसान को टेक्निकल, पॉलिटिकल और एथिकल रैशनैलिटी हर चीज से कंसिडर करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को समझना होगा, लेजिटिमेसी को लेके कि भाई लीगल चीजें, रिप्रेजेंटेशन, क्रेडिबिलिटी को लेके। और जो ये स्टेक होल्डर्स ये होते हैं ना, स्टेक होल्डर्स ये इंक्लूड करे जाते हैं जब इनकी, अब आप कहेंगे ना स्टेक होल्डर्स हैं क्या, कई बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर बता रही हूँ। स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग जिनका इन्वॉल्वमेंट उस पर्टिकुलर केस को या प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करे। समझ रहे हैं? मतलब जिनकी चॉइसेस अगर हम लें तो देखें कि उससे इस केस के अंदर कोई इफेक्ट आ रहा है। अब जैसे कोई कंपनी है और कोई एम्प्लॉय है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बॉस और एम्प्लॉय, अगर बॉस भी स्टेक होल्डर है, कंपनी भी स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉय भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं नीचे वाले, तो अगर किसी ने भी कुछ किया तो उससे इफेक्ट एक दूसरे को पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियरली जो चॉइसेस हैं ऑफ होम टू इंक्लूड, है ना, किसको स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड करना है, कब करना है, और क्यों ये डिपेंडेंट है ऑन देयर इफेक्टिवनेस एंड वैल्यू, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे समझिए कि कौन होते हैं, और थोड़ा विस्तार से समझिए कौन है स्टेक होल्डर्स एंड किस सिचुएशन के अंदर इनका रोल की जरूरत पड़ती है हमें। अब देखिए, स्टेक होल्डर्स का जब आप पता लगाते हो तो कई सारे बेसिस पे लगाते हो, जैसे कि जो प्रॉपर, अगर क्या इंटरेस्ट है, इन्फ्लुएंस है सिस्टम के अंदर, या रिसोर्स और या रिलेटेड इश्यूज क्या है। और उन्हीं से रिलेटेड आप निकालोगे कौन कौन लोग इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरा, नॉलेज अबाउट द सिस्टम या फिर रिसोर्स। तीसरा, कि नेटवर्क द स्टेक होल्डर्स इज इन्वॉल्व विद इन द केस स्टडी एरिया, ये भी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे अब जो स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट में बताया, अब इनकी जो अमाउंट ऑफ पावर इन एनी फॉर्म दैट अ स्टेक होल्डर कैन मोबिलाइज कैन बी इंक्लूडेड एज फॉर्मल या
इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस स्टेक होल्डर्स की रह सकती है। कि मतलब भैया किसी स्टेक होल्डर की वजह से जो भी उसकी वजह से केस कोई मैनिपुलेट हो रहा है, कोई भी बदलाव आ रहा है उसमें केस के अंदर, तो यहाँ पे जो है ये जो भी बातें हैं इनमें जो है, थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम। तो ये जो पावर इसकी इन्वॉल्व होती है दो तरह से हो सकती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। थोड़ा सा समझ लीजिए फिर हम इसकी तरफ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखिए जो फॉर्मल की बात हमने करी, फॉर्मल में ये है कि ये कैसी इन्फ्लुएंस है जो कि रूल्स या राइट्स पे बेस्ड है, जैसे कि लिखे हैं उस लेजिस्लेशन में, जो एक पर्टिकुलर रीजन का लॉ है उसके हिसाब से जो लिखा है, तभी तो फॉर्मल चीजें हो रही है ना। तो भाई उसी रूल्स के हिसाब से चीजें चल रही हैं, वही राइट्स के हिसाब से चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सरकारी एजेंसीज जो होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, इनको ये पावर होती है, इनको लॉ ने ये पावर दी है, राइट्स दिए हैं कि आप किसी लॉ को इन्फोर्स कर सकते हो। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जो या इंडिविजुअल्स होते हैं प्राइवेट वाले, इनके पास भी कुछ राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके पास लैंड यूज राइट्स हैं, फिशिंग राइट्स हैं। तो ये चीज़ समझे कि स्टेक होल्डर्स के क्या क्या यहाँ हक हो जाएंगे। तो फॉर्मल तरीका हो गया। इनफॉर्मल तरीके में क्या है, ये इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस किस पे है, बेस्ड है बाकी सारे फैक्टर्स पे, रूल्स और राइट्स के अलावा जो कि लॉज में दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एक केस ऐसा है जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट की बात हो रही है, या एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो इफ दे आर एबल टू मोबिलाइज मीडिया, अगर ये तो लोग मिलके मीडिया को कह सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और कि जो है रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, या लॉबी कर सकते हैं और प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पे। अब ये कोई फॉर्मल तो है नहीं, लेकिन तब भी कि प्रेशर बना बना के ये पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी जो भी बातें हैं, जिस तरीके से भी अपना काम करवा सकते हैं। तो जो भी आपको केस दिया होगा उसमें आपको सोल्यूशन के लिए हमेशा समझना पड़ेगा कि कौन वो लोग हैं जिनका उस पर्टिकुलर केस के अंदर स्टेक है, और उस सिचुएशन के अंदर जो पर्टिकुलर रोल है लोगों का, और उन्हीं लोगों को कहा जाता है स्टेक होल्डर्स। दोस्तों एथिक के पेपर में अगर आप देखें तो स्टेक होल्डर्स नॉर्मली सरकार या सरकार की जो है कार्य प्रणाली है ना, इनकी फंक्शनिंग से ही रिलेटेड होते हैं। अब कोई भी हो सकते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब सरकारी तौर पे यही स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब कुछ बहुत ही आम स्टेक होल्डर्स, कॉमन स्टेक होल्डर्स जो कि केस स्टडीज के अंदर इन्वॉल्व हैं एग्जामिनेशन में, उनमें कुछ ऑफिसर्स भी आते हैं, जैसे कि सीबीआई हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी हो गया, इलेक्शन कमीशन वगैरह, या कोई एम्प्लॉय हो गया, ऑफिसर हो गया, ऑफिसर का सुपीरियर हो गया, कुछ भी हो सकता है, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, या आम जनता, कॉमन सिटीजन्स, कम्युनिटी ग्रुप्स या सोसाइटी भी हो सकती है। आई होप आप समझे और डिटेल से स्टेक होल्डर्स क्या हैं। आइए थोड़ा और विस्तार से चीजों को आगे लेके चलती हूँ और सिविल सर्वेंट्स की बात करती हूँ। दोस्तों सिविल सर्वेंट्स की अगर बात करें तो ये एक एलिमेंट है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के हमारे इंडियन गवर्नमेंट की। अकाउंटेबल किसको होते हैं सिविल सर्वेंट? अकाउंटेबल होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। काम तो करते हैं पब्लिक सेक्टर में एक एम्प्लॉय के तौर पे सिविल सर्विस के, ये बेसिकली सरकार एम्प्लॉय करती है इनको, ताकि अपनी पॉलिसीज को, अपने लॉज को बिना किसी भेदभाव के इम्पार्शियलिटी से प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा सके। रिजल्ट के तौर पे दोस्तों सिविल सर्विस के जो एम्प्लॉय होते हैं वो काम करते हैं उन सभी जो है क्षेत्रों में, एरियाज में, जहाँ पे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्ट करती है। दोस्तों सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ना, ये मेन एलिमेंट्स हैं पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिविल सर्वेंट एक एथिक्स से मतलब एथिकल व्यक्ति हो, और मॉरल पर्सन्स हो, कंपैशनेट हो, लोगों का दुख दर्द समझ सकें, है ना, अच्छे तरीके से एक तालमेल बना सकें। अब देखिए सिविल सर्वेंट आप देख सकते हैं कि मेन स्टेक होल्डर होते हैं केस स्टडी के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। अब उसके बाद आप देखिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सिविल सर्वेंट्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीस। आपने अक्सर सुना होगा एसओपीस फॉलो नहीं हो रही है ना, ये है एसओपीस।
दोस्तों सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो लॉ एग्जीक्यूटिंग एलिमेंट्स हैं सरकार का, जैसे मैंने आपको बताया। एंड ये अलग अलग एसओपीज को फॉलो करते हैं जो अलग अलग कोड्स में, जैसे कि भाई कैसे इनको काम करना है, क्या इनको बिहेव करना है, ऐसे ही कोड्स ऑफ कंडक्ट, सिविल सर्विसेज कोड, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह में जो भी लिखा हुआ है उस हिसाब से ये प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं जहाँ पे सिविल सर्वेंट जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, उन्होंने कुछ अलग से सोचा है और अपने जो टास्क उनको मिला है उसे उन्होंने कंप्लीट करा है, कि अपने ही सिर्फ लिमिटेड नहीं रहे हैं जो उनको करना है, उस हिसाब के अलावा भी उन्होंने बाहर का कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के थ्रू अपने कार्य को कंप्लीट करा है। और इस पॉइंट पे एथिकल कैरेक्टर सिविल सर्वेंट का उन्हें बताता है कि आपको किस तरीके से जो भी आपकी सिचुएशन है उसे किस तरीके से डील करना है ना। आपका आपकी जो है जो वक्त की डिमांड है उसे आपको पूरा करना है, और रेस्ट्रिक्ट करता है उनको कि भाई आपका जो मतलब ये क्या है, एक सिविल सर्वेंट अगर एथिकल है तो वो समझेगा ना कि हम अपने एसओपीज को वायलेट करे बिना इंटीग्रिटी को अपनी ऑफिस की मेंटेन करने के साथ साथ अपने कार्य को करें। अगर हम कुछ बाहर से भी कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कर रहे हैं तो। फिर आती है बात सिविल सर्वेंट्स एंड देयर पर्सनल रिलेशन। देखिए सभी के रिश्तेदार होते हैं, खासकर फैमिली मेंबर्स देखें सिविल सर्वेंट्स की तो माना जाता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेक होल्डर्स वही हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी सिचुएशन में किसी भी केस में हो सकता है कि पावर का मिसयूज हो, इससे खतरा हो लाइफ को या फिर सेफ्टी को, बिकॉज उनकी भाई अगर मान लीजिए कोई बहुत ही पावरफुल इंसान के खिलाफ वो कुछ काम कर दें तो उनके फैमिली मेंबर्स को भी तो एक खतरा होगा ना। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं इनको इनका टेस्ट करा जाता है उनकी इंटीग्रिटी को लेके कि वो अपने काम के प्रति कितने ऑनेस्ट हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच को यहाँ पे अडॉप्ट करा जाना चाहिए सिविल सर्वेंट के द्वारा, अगर उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जो गफलत की सिचुएशन है तो। तीसरी बात आती है सिविल सर्वेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। दोस्तों सिविल सर्वेंट ये आप जानते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका पॉलिटिकल या नेता नगरी के लोगों से होता है। इसलिए यहाँ मेन बात तो ये आती है कि सिविल सर्वेंट जो हैं इनमें ये पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, ये किसी एक पार्टी की तरफ ना झुक जाएं। तभी देखा है यूपीएससी के अंदर कहते हैं पॉलिटिकली न्यूट्रल रहो, नॉन पार्टीशिप रहना है आपको। अच्छे रिश्ते तो रखने हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एकदम नेक्सस बना लेंगे आप। तो एक सिविल ऑफिसर पूरी तरह से ऑनेस्ट रहे, सच्चा रहे अपनी सर्विस को लेके और अपनी ओपिनियन को एकदम बिना किसी झुकाव के पॉलिसी मेकर्स को बताए, और ऐसा बताए कि भाई इससे एक अच्छा एग्जीक्यूशन हो, है ना, एक लेवल एक्सपीरियंस का और ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस हो बढ़िया, उस हिसाब से देखे समझा जो उसने कि भाई ज़मीनी तौर पे किस चीज़ की ज़रूरत है उस तरीके से ही समझाए, ना कि झुक के और जो है आगे पीछे घूमने लगे। फिर आए सिविल सर्विसेज एंड पीयर्स। देखिए कलीग्स हो गए, है ना, कलीग्स जो होते हैं ना किसी भी सिविल सर्वेंट के, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स तो बनी जाते हैं हर एक डिसीजन में जो एक सिविल सर्वेंट लेता है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में। आप भी अपने आसपास के लोगों से कुछ बातचीत करते होंगे, कुछ डिस्कशन करते होंगे, इससे चीज़ों में बहुत बदलाव आता है। एक एथिकल कंडक्ट ये मददगार साबित होता है किसी के कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने में दोस्तों, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, एक अच्छी टीम स्पिरिट को बनाने में, प्रोफेशनल हो उनके डिसीजंस और अकाउंटेबल और एक ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर हो। सेम टाइम में अनएथिकल कंडक्ट की वजह से कुछ दिक्कतें, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लेवल पे, या पब्लिक का जो इतना गाढ़ा पैसा है, पब्लिक फंड्स का वेस्टेज हो सकता है उनके रिसोर्सेज का, या इससे एथिकल लैप्स या मिसकंडक्ट भी प्रमोट हो सकता है। फिर आई बात सिविल सर्विसेज एंड सीनियर ऑफिशियल्स की। दोस्तों चाहे आप डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, सिविल सर्वेंट तो अफेक्ट होते ही हैं अपने खुद के ऑफिशियल से, ऑफिशियल कैपेसिटी में। दोस्तों बहुत सारी सिचुएशंस में सिविल सर्वेंट्स जो है ना ये ऐसी गफलत में पड़ जाते हैं कि क्या हमें अपने ऑफिसर की इच्छा के हिसाब से काम करना चाहिए या फिर भाई अगेंस्ट जो हमें सही लग रहा है।
और इसके लिए एक ऑनेस्टी की, मोरालिटी की और एक बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स की ज़रूरत होती है अपने सीनियर के खिलाफ जाने के लिए। जब आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं तभी आप ये कर पाएंगे। तो ये अगर आप एथिकल एस्पेक्ट है आपका ड्यूटी के प्रति, तभी वो आपको मतलब यही आपको सिखाता है कि सिविल सर्वेंट्स चाहे जो भी सिचुएशन हो अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और कोई भी पॉलिटिकल नेक्सस नेता नगरी के साथ हाथ न मिला लें। सच्चाई से, ऑनेस्टी से काम करें, जनता के लिए काम करें। और विसल ब्लोअर का भी काम इसी में नहीं, जब एक सिविल सर्वेंट ईमानदारी से काम करता है ना, तो ही वो विसल ब्लोअर का जन्म होता है कि भाई कोई भी अगर भांडा फोड़ेगा, अगर कोई भी गलत काम चल रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर बात आती है सिविल सर्वेंट्स एंड सिटीजन्स। दोस्तों, एक जो आम नागरिक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी पॉलिसी को जब वो सिविल सर्वेंट इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सिविल सर्वेंट जो है वो आम नागरिक की जिंदगी को तो टच ही कर रहे हैं, एक ज़रूरी चीज़ों को, सर्विसेज को प्रदान करके, कुछ रजिस्ट्रेशन करके, कुछ इवेंट्स का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई मदद करके, जैसे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोई आपदा आ गई है कैलामिटीज के टाइम पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ कॉमन तरीके हैं जो सिविल सर्वेंट को रिलेट करते हैं किससे, सिटीजन से। एंड इसलिए हर एक ऑफिसर की, जिसके पास भाई पावर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको प्रोटेक्ट करके रखे। इसलिए सर्विस डिलीवरी जो भी सिविल सर्वेंट्स करते हैं वो इस तरीके से हो कि उनकी रिस्पेक्ट हो लॉ ऑफ लैंड के लिए, एंड कंपैशन हो आम जनता, आम नागरिकों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी है, कोई गलती है तो वो अकाउंटेबल होंगे, और उनके अंदर इच्छा हो, स्पिरिट हो सर्विस की। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में सिविल सर्वेंट्स एंड सोसाइटी एट लार्ज समझते हैं। दोस्तों, हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है इसके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को लेके। अब जब ये आता है रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बात, या फंक्शंस पे सिविल सर्वेंट्स के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को लेके और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए पूरी सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर बनती है। सारे ही डिसीजन जो लिए जाते हैं या कोई भी काम किया जाता है एक्शंस के माध्यम से, या इनएक्शंस जो भी होते हैं सिविल सर्वेंट्स के, उसके माध्यम से। ठीक है, तो अब हमने इतनी सारी बातों को बहुत खूबसूरती से समझा है सिविल सर्वेंट्स की। लेक्चर थोड़ा बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इसे कंप्लीट कर दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। अब दोस्तों, इलस्ट्रेशन देखते हैं हम केस स्टडी का, इलस्ट्रेशन ऑफ अ केस स्टडी। देखिए, केस स्टडी 1, सबसे पहले बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ें। देखिए, रजीत कुमार ने ये नोटिस करा कि, आप सुनते जाइए, आप समझिए कि जो है एक बहुत अच्छी तरह से आपको मधुर भाषा में कुछ समझाया जा रहा है, इसको गौर समझिएगा। तो हुआ क्या कि रजीत कुमार ने नोटिस करा कि यहाँ पे एक दिक्कत ये है that there was a problem brewing with his two office peers। ठीक है, कलीग्स, इनके साथ कुछ बात चल रही है। It wasn't overt, no yelling और banging tables। अब क्या मसला है कि दो लोगों के बीच में दिक्कत चल रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऐसी दिक्कत नहीं है जिसमें वो दोनों आपस में थप्पड़बाजी कर रहे हैं, पीट पाट रहे हैं, या उनके चेहरों से या उनके एक्शन से समझ में तो आ रहा है, बट कोई मारा पीटी या कोई इस तरह से कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं चल रही है। ठीक है, अब लेकिन मामला क्या है कि जो रजीत हैं, इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, और अब अलग अलग बैठने लगे हैं मीटिंग्स के टाइम पे। अब जो टेंशन है, ये टेंशन से क्या होता है कि टीम वर्क जो होता है ना, आपस में काम करना, ये बड़ा दिक्कत देने लगता है। तो ये अफेक्ट कर रहा है टीम को काम करने से। तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले जाने कि आखिरकार दिक्कत क्या है ना, जड़ में चलते हैं। ये दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि ये दोनों ही सेंसिबल व्यक्ति हैं, मैच्योर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। सो इन्होंने ये कोशिश करी कि हम पहले इशू जाने कि आखिरकार इन दोनों में क्यों मतभेद हो रहा है। तो इन्होंने एक व्यक्ति को पहले अपने पास बुलाया, ड्रिंक पे बुलाया, और कुछ कैजुअल कन्वर्सेशन ये करने लगे, और इन्होंने प्रॉब्लम की जड़ को समझने की कोशिश करी, है ना। अब भाई क्या है,
इनको ये पता चला कि प्रॉब्लम सिर्फ एक वजह से नहीं हुई है, बल्कि कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो दिक्कत का कारण है। ठीक है, हो सकता है यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते 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 मिसट्रस्ट में, और एक दूसरे से फिर दोनों ने चिढ़ना शुरू कर दिया है। अब देखिए, अगले कुछ महीनों तक रजत ने दोनों ही पार्टी से बात करी कि एक्चुअली में हुआ क्या। कम से कम इन्होंने बताया कि 3 से 4 डिस्कशन हुए एक दूसरे के साथ। इन्होंने समझा कि आखिरकार दिक्कत क्या है, कन्फ्लिक्ट की वजह क्या है। और ये जो कन्वर्सेशंस हुई, इससे इनको कॉन्फिडेंस मिला कि अब ये है ना, जब दोनों ही से कहा और ये समझे टू अग्री व्हेन द टू पीपल आस्क्ड हिम टू सर्व अ फॉर्मल मीडिएटर। अब ये कॉन्फिडेंस इनका कब बढ़ा? तब बढ़ा जब इन दोनों ने कहा कि ठीक है, आप बिचौलिया बनिए, आप मीडिएटर बनिए और आप जरा सॉल्व करवाइए। अच्छा डिसीजन हुआ, बट ये कन्फ्लिक्ट पे फोकस नहीं कर पाए, ना ही इनकी पर्सनैलिटीज पे, ना ही इनके बिहेवियर पे। इनका फोकस था, एक उद्देश्य ये है कि भाई हमें आपसे मतलब नहीं, हमें आपसे मतलब नहीं, हमारा टीम वर्क खराब होगा अगर आप दोनों जो है वो ऐसे लड़ोगे। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, तीनों में से अगर देखें तो तीनों काम करेंगे, है ना, और कैजुअली आप मिल सकते हो, काम कर सकते हो, और इससे क्या होगा ना कि धीमे धीमे ट्रस्ट अपने आप बिल्ड होगा। वक्त लगेगा, दोनों ही अच्छे रिश्ते इनके वापस से, है ना, इट टुक टाइम, बट धीमे धीमे दोनों ही ने अपने रिश्ते अच्छे भी करे और पूरी टीम को अच्छे से अलाउ करा कि सब आपस में प्यार से काम करने लगे। ठीक है, दूसरा एक सिचुएशन है, केस स्टडी 2 है, जो कि केस स्टडी 1 हमने बताई है ना, प्रोसीड कॉशियसली। अब दूसरा है डिफ्यूज अ टेंस सिचुएशन। इसमें क्या हुआ? इसमें माहौल ये चल रहा था कि नीरजा नाम की एक लड़की थी, वो अपनी डेस्क पे बैठी थी एक दिन, और तब इन्होंने सुना कि बड़ी तेजी में कहीं पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, ऑफिस के दूसरे पार्ट से खूब तेजी में आवाजें आ रही हैं। हुआ क्या? हुआ ये था कि इनके दो कोवर्कर जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, है ना। उनका नाम समझ लीजिए इन्होंने दिया है श्याम और मोहन। और इनमें गर्मा गर्मी चल रही थी और खूब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। इतनी तेज चिल्ला रहे थे कि कुछ लोग इकट्ठा हो गए और देखने लगे। तो ये जो नीरजा थी, इन्होंने कहा कि मुझे वजह तो नहीं पता है क्यों लड़ रहे हैं, बट ये तो पता है कि आपस में भाई बहुत सारी टेंशन थी एट दैट टाइम। यहाँ पे कोई दिक्कत थी, टेंशन थी। अब हुआ क्या कि इस फर्म में काम करते थे ये लोग, जो एक लीगल एडवाइस और सर्विस प्रोवाइड करती थी लोगों को, कंपनीज को, जो कि डेप्थ में थी, या फिर कोई फाइनेंशियल, मतलब अभी समझिएगा मामला क्या था कि ये लोग जो ऐसी फर्म में काम कर रहे थे, सभी लोग जो लीगल एडवाइस या सर्विसेज को प्रोवाइड करती थी लोगों को। और मामला क्या था कि कंपनी चल रही थी डेप्थ में, फाइनेंशियल ट्रबल था, और इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट जो है हो रहे थे श्याम और मोहन के बीच में, बट कुछ ऐसा खास सीरियस नहीं था। अब सब लोग तो खड़े रह गए, है ना। नीरजा को ये लगा कि देखो किसी को पता नहीं है करना क्या है, और कोई और तो बीच में कूदेगा नहीं। नीरजा ने कहा कि चलो ठीक है, ये धीमे से पहुंची और इन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ आओ पीछे। पहले तो ये तो चिल्लाने लगे, ये लोग दोनों चिल्ला ही रहे थे, बट धीमे से इन्होंने हाथ पकड़ा, है ना, और हैंड को पकड़ा ऑन ईच ऑफ देयर आर्म्स। ठीक है, और फिर कहा कि चलो, अच्छा चलो चलो रूम में चलो, उधर मेरे केबिन में चलो, बात करते हैं। अब ये तीनों ही चले आए और एक प्राइवेट कॉरिडोर में आके बैठ गए। इन्होंने, नीरजा ने पहले तो कुछ नहीं पूछा। ठीक है, अब ये लोग तो बड़े एक्साइटेड थे, कह रहे पूछो पूछो, अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ। हाँ, तो इन्होंने सिर्फ, नीरजा ने सिर्फ इन्हें एक पानी पिलाया पहले तो, कहा पहले ये पकड़ो, है ना, पानी पियो, एक बार थोड़ा शांत हो जाओ पहले। उसके बाद नीरजा ने ये पॉइंट करा कि ओवरऑल सिचुएशन जो कंपनी की है वो बहुत खराब है, टेंस्ड है। और भाई देखो, सीधी सीधी बात है, इन्होंने डिस्क्राइब करा कि जो कन्फ्लिक्ट है मेरे हिसाब से, है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि भाई अवेयरनेस जो है ना, कि भाई जिस किस लेवल में आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, ये गलत है। तब नीरजा ने ये बताया कि जो भी वजह हो लड़ाई का, आप इस इशू को एक अलग तरीके से भी डील कर सकते हो, है ना। इन्होंने ये भी कहा कि आप प्यार से बात करो, डिपार्टमेंट के हेड से बात करो, अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही है तो डिपार्टमेंट का हेड आपकी मदद करेगा। अब इसके साथ भाई इन्होंने नीरजा पे तो अपना गुस्सा नहीं निकाला, बल्कि इनको ये लगा कि हाँ, हो सकता है हम गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठे हों।
बाद में इन्होंने नीरजा को थैंक करा और एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर करा था और उसके लिए अपोलोजाइज करा। हाँ, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोवर्कर्स को पहले तो जरा काम करो शांति से, है, और एम्पैथाइज करो विदाउट टेकिंग साइड्स, और इनको कुछ तीसरे इंसान को रिफर करो जिसको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं हेल्प कर सकते तो फालतू मत कूदो। दूसरी बात, क्या क्या आपको नहीं करना है, आपको फालतू में अपनी राय नहीं देनी है। अगर कोई नहीं चाहता, आपके पास स्किल नहीं है, टाइम नहीं, तो आप बीच में कूदिए मत। कोवर्कर्स के पास जाके आर्ग्यूमेंट को और बढ़ावा देने का कोई मतलब नहीं। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कैसा लगा लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इन वीडियोस को फेसबुक पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। जॉइन वीडियो को प्रेस करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।